किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा आज चंडीगढ़ से की है। इसमें 7 उपाध्यक्ष बने हैं, जिसमें महाराष्ट्र से पासा पटेल वहाँ के विधायक हैं, जिसमें उड़ीसा के किसान नेता कृष्ण जगदेव हैं, पूर्व कृषि राज्य मंत्री सुभाष महरिया राजस्थान के हैं, किसान यूनियन के नेता ऋषिपाल अम्बावता जो बीजेपी के साथ हैं वो हमारे उपाध्यक्ष बने हैं, बिंदा प्रसाद जी बिहार से उपाध्यक्ष बने हैं, सुरेश चंदेल जी हिमाचल से बने हैं और झारखंड के पूर्व मंत्री रविंद्र राय जी वो उपाध्यक्ष बने हैं। 3 लोगों को मैंने महामंत्री नियुक्त किया है। इसमें गुजरात के पूर्व कृषि मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ये महामंत्री बने हैं, कर्नाटक के किसान नेता ईश्वरचंद होसोमनी महामंत्री बने हैं और उत्तर प्रदेश के किसान नेता नरेश सिरोही जो है वो महामंत्री बने हैं। 7 मंत्री इसमें बने हैं। इसमें आंध्र प्रदेश के किसान नेता सुधाकर राव, आसाम के किसान नेता शिलादित्य देव, बिहार के किसान नेता अरिंद शर्मा, तमिलनाडु के किसान नेता मदन, औषधीय किसान अशोक पाटीदार मध्य प्रदेश, सुखविंदर सिंह गंगवार पंजाब और अजीत खत्री दिल्ली। बलदेव भंडारी ये हमारे कोषा अध्यक्ष बने हैं हिमाचल से। तो आज के 83 लोगों की कार्यकारिणी मैंने यहाँ घोषित की है, जिसमें संपूर्ण देश के किसानों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और आने वाले समय में जो किसानों के सामने चुनौतियाँ हैं और सबसे बड़ी चुनौती जैसे मैंने कहा कि खेती को एक व्यवसाय के रूप में बचाने की है, जिससे किसानों को निश्चित और नियमित आमदनी दी जा सके और लाभकारी मूल्य के हिसाब से वो संभव होगी, समर्थन मूल्य से वो कभी संभव होने वाली नहीं है। सरकार किसान को परिभाषित करे और एक किसान की इकाई मानकर उसकी एक निश्चित और नियमित आमदनी, जैसे मजदूर की मजदूरी भी तय है और कर्मचारी का वेतन भी तय है, तो खेती करने वालों को भी एक निश्चित आमदनी मिले। ये पहली प्राथमिकता रखी है कि इससे लाभकारी मूल्य किसानों को दिया जा सके, महंगाई को ध्यान में रखते हुए। धनखड़ जी, जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं पंजाब और हरियाणा के, अभी जिनमें काफी क्षति हुई है, उनको लेकर आपने केंद्र सरकार के समक्ष क्या क्या डिमांड्स रखी? हमने कहा है कि जिन किसानों को मुआवजा दिया जाए, जो खेती मजदूर हैं जिनके पास खेत नहीं होते हैं, प्रति मजदूर 25,000 रुपये उनको भी दिया जाए, क्योंकि उनको खेत के हिसाब से नहीं मिलेगा, एक मुश्त मिलने वाला है। गरीब लोग हैं जिनके घरों का नुकसान हुआ है, उनके घरों के बनाने के लिए सहायता दी जाए और 1500 करोड़ रुपया दोनों राज्यों को दिया जाए, जिससे बार बार जो ये बाढ़ आती है इससे निपटा जा सके। जैसे चर्चा की चंदेल जिले के विवादित विषय है उनका समाधान हो, जिससे बार बार ये बात नहीं है। जी, आपने किसानों की भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को सामने रखा है। अगर बात की जाए राज्य सरकारों की, तो पंजाब के बीच भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार है, लेकिन पंजाब के बीच भी जगह जगह भूमि अधिग्रहण करने के साथ साथ जो है औद्योगिकरण किया जा रहा है, लेकिन उस उद्योग का फायदा भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर कवायद आप करेंगे कि भूमि अधिग्रहण? पंजाब में अभी केंद्र सरकार भी बिल लेकर आ रही है, भूमि अधिग्रहण का बिल लेकर आ रही है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आज किसानों की भूमि को ले रही हैं। मैं कहूँगा कि एक तरह से किसानों की भूमि बड़े हाथों में शिफ्ट हो रही है। सरकारें जिसका माध्यम बन रही है, कानून जिसका माध्यम बन रहे हैं, कानूनों को इस प्रकार के बनाने की जरूरत है। वो लड़ाई हम संसद के अंदर भी, पार्टियों में भी और जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ भी उस लड़ाई को चलाएंगे कि किसानों को स्थायी रूप से उस कृषि से वंचित नहीं किया जाए, उसकी भूमि लीज पर ली जाए, उसको मासिक आमदनी उसमें से हो और जब भी वो प्रोजेक्ट समाप्त हो 30 साल 50 साल 75 साल 100 साल बाद उसको या उसके वंशजों को वो भूमि मिले, जिससे क्योंकि किसान को मनी मैनेजमेंट नहीं आता है। एक बार पैसा आने से वो बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ाता है और कुछ साल बाद वो खेती मजदूर होकर रह जाता है, जिस पर वो हजारों वर्षों से उसके पूर्वज खेती करते आते थे और उसका व्यवसाय लगातार चलता था, वो उससे वंचित हो रहा है। इसलिए आज मैं कहूँ कि ब्लैक मनी को डंप करने का माध्यम भूमि बन गई है और कोई माध्यम नहीं बचा है और सब संपन्न लोग उस तरह बढ़ रहे हैं। किसानों की उपजाऊ भूमि को बचाना पड़ेगा और किसान को बचाना पड़ेगा। धनखड़ जी, जो घग्गर के प्रोजेक्ट की आपने बात की, उसको लेकर आपने क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष क्या? हमने कहा जो भी विवादित मुद्दे हैं वो सुलझाए जाएं और इस प्रकार की जल की व्यवस्था हो। जैसे एनडीए की सरकार में हमने कहा था कि नदियों को जोड़कर हर खेत को पानी मिले। जहाँ पे किसानों को डायरेक्ट पेमेंट मिलेगा, किसान मोर्चा का क्या स्टैंड आपका? क्या किसानों को बीच में कोई बिचौलिए नहीं चाहिए। कम से कम जितनी बिचौलिए की व्यवस्था होगी उतना ही किसान के लिए अच्छा होगा। जैसे अभी सीड बिल आ रहा है,
हमने कहा सीड बिल में सरकार से कहा है, सर पवार जी को कहा है, हमारी पार्टी का स्टैंड है कि किसानों पर उसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। किसानों के जो बीज लेने देने की व्यवस्था है सब उसी प्रकार की लेनी चाहिए। ब्रांडेड बीज पर सीड बिल लागू होना चाहिए और किसान के हक में कंपनसेशन की बात इस तरह से होनी चाहिए। अगर मैंने किसी व्यापारी से बीज खरीदा है तो उस बीज अगर फेल हो गया है तो उसका पूरा मुआवजा जो मेरे खेत में आमदनी होनी चाहिए थी मुझे उससे मिलना चाहिए। अगर वो भी देता है तो इंश्योर्ड बीज मिलना चाहिए, कोई बीमा कंपनी मुझे पूरा मुआवजा दे, कोई तीसरी कमेटी, कोई कंज्यूमर कोर्ट मुझको नहीं चाहिए। वो किसान के लिए जटिलता पैदा है। और बीटी बीजों को लेकर आपका क्या स्टैंड है? पूरे देश में एक चर्चा है, विवाद है, विचार चल रहा है। सरकारें भी अभी इस पर मत नहीं बना पाई हैं। तो जो भी विचार होकर और जो कैश क्रॉप्स है, खाद्यान्न वगैरह नहीं है जैसे बीटी कपास वगैरह है, उसके बारे में यस अभी इतना चिंतन है, लेकिन चिंतन आगे होना चाहिए। सर एक ऐसा मुद्दा है जो अभी तक किसी ने उठाया हमें बीटी बैंगन नहीं चाहिए, बीटी कपास नहीं चाहिए। सर एक ऐसा मुद्दा जो अभी तक किसी ने उठाया जो अन्य राज्यों से रोजगार की तलाश में आते हैं, तो सर इनके जो बच्चे उनकी शिक्षा और इनकी स्थापना जो है सर उसके बारे में सर क्या कोई ध्यान? सब कोई मिलनी चाहिए। देश में शिक्षा को मौलिक अधिकार